हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे पर्यावरणीय शिक्षा के कुछ सवाल जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? पहला ऑप्शन है WWF, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है पीटा और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण और ऑप्शन डी ये सभी। तो आप सभी जानते हैं कि कीटनाशकों के प्रयोग से, कीटनाशकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मिट्टी में। तो मिट्टी में क्या होता है? जल। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा जल प्रदूषण, यानी कि आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन बी है एनहाइड्रस लवण, ऑप्शन सी है हाइड्रोफिलिक लवण और ऑप्शन डी है हाइड्रोफोबिक लवण। तो ये आपका हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों के जीवाश्म जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। पहला है क्रोड संरक्षण, दूसरा है स्वस्थानीय संरक्षण, तीसरा है अपस्थानीय संरक्षण और चौथा है परिधीय संरक्षण। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपस्थानीय संरक्षण। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, सामुद्रिक कच्छपों को जीवन जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? पहला ऑप्शन है कैनप्स रिडले, फिर है लागरहेड, ऑलिव रिडले, फिर है फ्लैटबैक। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑलिव रिडले, यानी कि ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा और ऑप्शन डी है रसोई गैस। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाहनों से निकली गैसें। ठीक है, अगला प्रश्न है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिट्यूमिन, बॉक्साइड, मेटालॉयड और अयस्क। तो आपको धातुमय प्रस्तर जो कहा जाता है वो कहा जाता है अयस्क को। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट हमारा है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन का। तो सभी को मालूम है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में और रिक्टर पैमाने में। तो आपको मालूम है भूकंप को रिक्टर पैमाने पे नापा जाता है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? पहला ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी है अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी है अम्ल वर्षा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना ही महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? सल्फर,
फिर है ये हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर सल्फर फ्लोराइड और फिर है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होता है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है वृक्षों द्वारा, फिर है मछलियों द्वारा, फिर है ऑप्शन सी जंतुओं द्वारा और उसके बाद है ऑप्शन डी सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है वृक्षों द्वारा, क्योंकि आपको मालूम है जो वृक्ष होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो जो वृक्ष ही हैं जो कि वायु प्रदूषण को कम करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 5 नवंबर, फिर है 5 जनवरी, फिर 5 जून और 5 सितंबर। तो सबको अच्छे से याद होगा और नहीं है तो याद कर लीजिए कि पर्यावरण जो दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, वो 5 जून को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। अगला सवाल है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी ओजोन स्तर, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी चुंबक मंडल। तो सभी लोग परिचित हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन स्तर, यानी कि ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। अगला प्रश्न है हमारा, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? पहला ऑप्शन पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी ऑप्शन मछली एवं पेड़ पौधों को, सी ऑप्शन जंतुओं एवं मछलियों को और डी ऑप्शन पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो आपको पता है फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना मतलब होता है जंतु। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल और मृदा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाता है तालाब, क्योंकि तालाब के अंदर एक पूरा जीवन चक्र चलता है जीव जंतुओं का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन जीवीय कारक नहीं है? तो पहला है पेड़ पौधे, इनमें जीवन है। ऑप्शन बी है जंतु, इसमें जीवन है। सूक्ष्म जीव, इनमें जीवन है। प्रस्तर, इसमें जीवन नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रस्तर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बता रहे हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में और ऑप्शन है प्रकाश मंडल में। तो हम सभी को मालूम है कि अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं स्थल मंडल में। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? पहला है पैरासाइट, फिर है डिकम्पोजर, फिर है स्कैवेंजर और फिर है ओमनीवोर। ठीक है, ये 4 टर्म दिए हुए हैं, तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्कैवेंजर, जिसमें कि आपके चील वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ओमनीवोर होते हैं मांस और घास दोनों खाते हैं। जो पैरासाइट होते हैं ये दूसरा जीव के ऊपर जो जीव रह रहा होता है, जैसे भैंस के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो कोई कौआ आके बैठ के उसके ऊपर रहेगा, उसको खाएगा। ठीक है, ये आपका पैरासाइट हो जाता है। और डिकम्पोजर मतलब होता है जो किसी चीज़ का विघटन करता है। आगे बढ़ते हैं। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। पहला ऑप्शन है क्लीन नेचुरल गैस का, फिर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, उसके बाद ऑप्शन है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का और फिर है कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो आप सभी को मालूम है कि इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और आप सभी लोग देखते होंगे सीएनजी के पेट्रोल पंप हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? पहला है जल प्रदूषण, फिर है मृदा प्रदूषण, उसके बाद है वायु प्रदूषण और फिर है आपका ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा वायु प्रदूषण। क्या होगा? वायु प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण ही जो ये बर्फ़ वगैरह है वो सब पिघल रही है और जो क्या बोलते तापमान जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, आगे है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग कितना है? 3/4,
1/2, 1/4 या 2/3। तो महासागर ने पृथ्वी का कितना हिस्सा घेर रखा है? तो हम सभी को मालूम है 3/4 हिस्सा, कलर ले लूँ, 3/4 हिस्सा महासागर ने घेर रखा है पृथ्वी का। अगला हमारा प्रश्न है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये स्टेलेक्टाइट, उसके अलावा है स्टेलेग्माइट। ठीक है, इन दोनों में निक्षेपण किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कुछ ज़्यादा ही ज़बान अटक गई इस क्वेश्चन में, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है धुआं और कुहासा। इसके बाद है वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपयुक्त सभी। तो आप समझ रहे हैं कि धुआं हो, चाहे वाहनों से निकलने वाली गैस हो या लकड़ी के जलने पर जो धुआं निकलता है, ये सभी चीज़ें वायु प्रदूषण का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है? कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। तो हम सब जानते हैं किस चीज़ के थैले? अरे बिल्कुल सही, प्लास्टिक के थैले। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वो अलग बात है, हम लोग मानते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44%, 23%, 40% और 21%। तो इसका उत्तर होता है ऑप्शन डी, जो कि है 21%। अगला सवाल है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियम, ये सेल्सियम लिखा हुआ है लेकिन सेल्सियस होता है, ये त्रुटि हो गई है। ठीक है, इसके बाद है फ़ारेनहाइट और फिर है केल्विन और फिर लिखा है ये सभी। तो हम सभी जानते हैं कि केल्विन वो मानक है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है। बाकी तापमान सभी से नापा जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आपका केल्विन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा और वायरसों द्वारा। तो सबसे पहले वायरस वाला तो ऑप्शन हट ही जाता है, जंतु वाला हट जाता है, क्योंकि जंतु तो प्रकाश संश्लेषण करते ही नहीं है। एक पेन ले लिया जाए तो देखिए, वायरस से होगा नहीं, जंतु और पौधे से होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, सभी पौधों द्वारा और सभी हरे पौधों द्वारा। तो इस हरे ने ही आपका आंसर कंफर्म कर दिया। तो सभी हरे पौधों द्वारा आपका आंसर होगा, सभी पौधों द्वारा नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश के संश्लेषण में जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है पहला फॉन में, दूसरा डेसी में, तीसरा डेसिमल में और डेसिबल में और फिर है डेसिमल में। देखिए, डेसिमल आपका दशमलव है जो कि गणित का है, और डेसिबल जो है वो है ध्वनि प्रदूषण को नापने की इकाई है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए है कागज, ऑप्शन बी है कपड़ा और ऑप्शन सी है धातु और ऑप्शन डी है प्लास्टिक। अभी हमने एक सवाल किया था जिसमें कहा गया था कि पर्यावरण को बचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग वर्जित है, जिसमें उत्तर था प्लास्टिक के थैले। तो उसी चीज़ को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाता है? प्लास्टिक। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक ही, ये कलर ले लिया था ना, हाँ, कि प्लास्टिक ही ऐसा है जो कि जल्दी से विघटित नहीं होता है। कपड़ा आसानी से विघटित हो जाता है, धातु से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है, कागज़ भी विघटित हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक ऐसा है जो प्रदूषण को हर रूप में बढ़ाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब प्रश्न समझ में आए होंगे। आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।